आज हम गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को देखेंगे। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम किस तरह हमारे लिए उपयोगी और गांधी ने किस तरह समाज उपयोगी उनको बनाया। गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रमों को इस क्रम में हम देख सकते हैं कि गांधी ने जो समाज सुधार के लिए, राम राज्य के लिए, अहिंसक राज्य के लिए उन्होंने सबसे जो मुख्य जो सूत्र बताया, वो सूत्र यही था कि उन्हें सबसे पहले गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू करना था। तो गांधी का मानना था कि कैसे भी हो वो अपने आप को इस जो समाज सुधार के लिए यदि कोई कार्य करना है तो वो है सबसे पहले उसके गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी का जो समाज दर्शन था उसमें उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो समाज सुधार के लिए जो काम किया वो था रचनात्मक कार्यक्रम। तो इसलिए हम रचनात्मक कार्यक्रम को भी गांधी ने मुख्य रूप से, गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उन्होंने गांधी के अनुसार सत्य, अहिंसा, प्रेम, जीवनदायी शक्तियाँ हैं। इसलिए वास्तविक सत्याग्रह वह है जो उनके अन्याय के प्रतिकार के साथ साथ समाज के रचनात्मक पुनर्निर्माण की पृष्ठभूमि का निर्माण करे। उनका मतलब ये था कि समाज के साथ सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये सब तभी जुड़ेंगे जब वो एक सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार होगी, तब लोग उनके लिए जुड़ने के लिए तैयार होंगे। गांधी के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम में सत्य, अहिंसा की मूलभूत अभिव्यक्तियाँ, उन्होंने कहा कि जो है वो ही है रचनात्मक कार्यक्रम। वो आप मूलभूत इन चीज़ों को आपको जोड़ना होगा। रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ है स्वरूप। रचनात्मक कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसे कार्यक्रम से है जो कि व्यक्ति और सामाजिक जीवन के दोषों को दूर करने के लिए समाज का पुनर्निर्माण करे। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि समाज के पुनर्निर्माण की, उन्होंने कहा कि अहिंसक समाज बनाना है, आपको अहिंसक समाज के लिए कल्पना करनी है, तो आदर्श राज्य की बात करते हैं तो उसके लिए उनका रचनात्मक कार्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। और रचनात्मक का अर्थ है कि जिसे कुछ न कुछ रचना होती हो, जिसके पीछे कोई न कोई प्रलोभन होता हो, न कि कोई भय हो। तो आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कोई नई रचना होगी और वही रचनात्मक कार्यक्रम है। और गांधी का मानना था कि रचनात्मक कार्यक्रम जीवन जीने के एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि उनकी विकासमुखी जो शक्तियाँ जो उनके अनुकूल है और जिसकी अभिव्यक्ति रचनात्मक तथा उत्पादन कार्यों के रूप में होती है। और गांधी का मानना था कि रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज की ओर बढ़ते हैं, स्वराज के लिए बढ़ते हैं, और रचनात्मक कार्यक्रम से हम स्वराज को प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तो रचनात्मक कार्यक्रम की जब बात, विकासोन्मुखी बात की बात करते हैं, विकास के लिए जो बात की है उसके लिए हम कार्यों की जो बात करते हैं तो वो ही है रचनात्मक कार्यक्रम। व्यक्ति की जो ऐसी जो नई सोच, नई रचना वो विकास के लिए काम करती है। रचनात्मक कार्यक्रम की विशेषता है, रचनात्मक कार्य आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन माना गया। रचनात्मक कार्यक्रम के अभाव में सत्याग्रह एवं पूर्ण अहिंसक जो के रचनात्मक कार्यक्रम में जो अभाव जो है सत्याग्रह, वह पूर्ण अहिंसक नहीं है। वो मतलब इस तरह से माना गया कि उसके अभाव में सत्याग्रह यदि नहीं आप रचनात्मक कार्यक्रम नहीं करते हैं तो सत्याग्रह भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। रचनात्मक कार्यक्रम में जो अहिंसक प्रतिरोध की जो अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें अहिंसक प्रतिरोध का होना बहुत ज़रूरी है, इसमें अहिंसक प्रतिरोध से ही संभव है। सत्याग्रह में जनता की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें सत्याग्रह की शिक्षा देने का माध्यम है। सत्याग्रह से उन्होंने कहा कि ये तो एक अपने आप में सत्याग्रह से लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, अधिक से अधिक उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वही रचनात्मक कार्यक्रम होंगे और यही शिक्षा उसमें दी जाती है। सत्याग्रह से पूर्व इसकी आवश्यकता है। सत्याग्रह यदि आप सत्याग्रही आप बन रहे हैं तो उससे पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा जो आप रचनात्मक कार्यक्रम कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि संघर्षात्मक प्रक्रिया तथा रचनात्मक कार्यक्रम के परस्पर एक दूसरे से पूरक हैं। तो आप संघर्षात्मक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है और रचनात्मक कार्यक्रम अपने आप में एक स्थिर विकास की बात करते हैं, एक परस्पर जो संघर्ष के अपोजिट जो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। ये उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम अपने आप में अलग है संघर्ष से। गांधी ने 1942 में लिखा था कि यदि सत्य और अहिंसा के द्वारा हम स्वराज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे से ऊपर तक हमें रचनात्मक प्रयास द्वारा क्रमिक रूप से तथा नियमित रूप से निर्माण की इसकी एकमात्र उपाय है। उनका कहना का मतलब यदि हम स्वराज को प्राप्त करना चाहते हैं तो गांधी कहते थे कि ये रचनात्मक कार्यक्रम ही है जो हमें स्वराज तक पहुंचाने का मार्ग है।
तो इसलिए उन्होंने कहा रचनात्मक जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक कार्य पद्धति में उन्होंने कहा कि गांधी के जो व्यक्ति का सुधार उनके जीवन के संदर्भ में उनके स्वधर्म को जो कर्तव्य का पालन है, स्वधर्म का अर्थ है पड़ोसियों से प्रेम करना। गांधी कहते थे कि यदि आप स्वधर्म है, यदि आप रचनात्मक पद्धति में जो जीवन जीने का जो कला है उसमें आप स्वधर्म यदि आप रखते हैं तो ही आप रचनात्मक कार्यक्रम को कर सकते हैं। यदि आप अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं तो ही आप स्वराज की बात करते हैं, स्वधर्म की बात कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में गांधी ने कहा कि यदि कुछ सत्याग्रहियों का कार्य गांव में कुछ आदमियों को प्रभावित हो जाए तो जीवन में अहिंसा के मार्ग को अपना ले और उस स्थान पर पुनर्निर्माण स्वतः हो जाएगा। तो उनका जो कार्य का जो कहने का जो तरीका था कि वो गांधी को ये कह करते थे कि ये एक सत्याग्रहियों का कार्य है, जो सत्याग्रही व्यक्ति जो कर सकता है वो ही रचनात्मक कार्यक्रम है, और उनसे यदि कुछ पुनर्निर्माण हो जाए, कुछ अच्छा कार्य यदि होता है तो वो उसके स्थान पर वो ये कहते हैं कि अहिंसा का मार्ग ही हो सकता है। तो गांधी ने भी रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में अपनी ये बात रखी। रचनात्मक कार्यक्रम के जो कार्य थे, उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ ऐसे कार्यों को करना होगा जिससे एक नए समाज का निर्माण हो सके। रचनात्मक कार्यों में उन्होंने कहा संबंध में गांधी ने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम अहिंसा एक राज्य की व्यवस्था के विकास का एक ढांचा है। जो अहिंसा राज्य यदि हम बात करते हैं, अहिंसक राज्य या राम राज्य की बात करते हैं, वो ही उसका एक ढांचा है जो उसको चलाने के लिए गांधी ने अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम आवश्यक रूप से ग्राम जो स्तर पर काम करते हैं, गांव के जो तत्कालीन विकास की बात करते हैं, उनको जो गांव में जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने का काम करते हैं। इस तरह उन्होंने 18 ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनसे गांव का विकास हो सके और हम स्वराज की प्राप्त कर सकें। ये अहिंसक जो राष्ट्र निर्माण यदि हम बात करते हैं, अहिंसक राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने जो कहा कि जैसे स्वतंत्रता का होना जरूरी है, वैसे ही उन्होंने कहा रचनात्मक कार्यक्रमों का भी होना जरूरी है। जो रचनात्मक कार्यक्रम थे वो निम्न प्रकार से थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक एकता का होना बहुत ज़रूरी है, अस्पृश्यता निवारण का होना बहुत ज़रूरी है, मद्य निषेध का होना ज़रूरी है, खादी और ग्रामोद्योग का होना बहुत ज़रूरी है, गाँव की सफाई, बुनियादी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, आदिवासियों की सेवा करना ज़रूरी है, स्त्रियों की उन्नति का विकास, समाज में स्त्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए स्त्रियों का विकास के लिए स्त्रियों की उन्नति का होना ज़रूरी है, सफाई और शिक्षा का काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जो है प्रांतीय भाषा का प्रचार होना चाहिए, राष्ट्रभाषा से प्रेम होना चाहिए और आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न होने चाहिए, किसानों का जो एक संगठन होना चाहिए वो अपनी बात मांग सके, अपनी बात मनवा सके, मजदूरों का एक संगठन होना चाहिए, विद्यार्थियों का एक संगठन होना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए। भी आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा प्रकृति को आपको साथ लेकर चलना है, प्रकृति का आपको सहयोग लेना है। तो ये सारे कार्यक्रम उन्होंने कहा कि आपके जीवन में जो जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे रचनात्मक कार्यक्रम हैं। और जो गांधी कहते थे सबसे पहले सांप्रदायिक एकता से यहाँ जो तात्पर्य है कि आप विभिन्न धर्मों में, विभिन्न समुदायों में आप रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर सांप्रदायिक एकता होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा सांप्रदायिक एकता के जो सामाजिक पुनर्निर्माण में जो एक सांप्रदायिकता एक बाधा के रूप में आती है, उसे उन्होंने कहा कि दूर करते हुए आपको सांप्रदायिक एकता की बात करनी है और वो सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छे समाज निर्माण के लिए। जो उन्होंने कहा कि धर्म है वो व्यक्ति के जो हृदय में होना चाहिए और उन्होंने कहा कि उनकी अटूट जो विश्वास है धर्म में, उन्होंने कहा धर्म में मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी किसी तरह का गलत प्रयोग या गलत उस धर्म की आड़ में कोई काम करता है तो वो ऐसा समाज के खिलाफ करता है। तो इसलिए उन्हें रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने सांप्रदायिक एकता को सबसे पहले लिया। सांप्रदायिक एकता उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक जो हिंसा है उसे समाप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता समाज में भी एक विखंडन पैदा करती है, एक अराजकता पैदा करती है, एक असमानता पैदा करती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें अस्पृश्यता का निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि हमारे जो 4 वर्ग हैं उनमें जो सबसे निम्न वर्ग है उसे यदि हम धकेल देंगे, पीछे धकेल देंगे तो वो समाज में असमानता आ जाएगी। और इस असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जो है उन वर्ग को भी साथ लेकर चलना है। तो इसे उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का निवारण होगा और अस्पृश्यता जब निवारण होगा तो हम समाज में सभी एक समान धारा में एक जगह रहेंगे, तो किसी तरह का कोई भी वैमनस्य या फिर असमानता नहीं रहेगी। तो इसलिए अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने कहा किसी तरह की कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई एक दूसरे के साथ
ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि और इसीलिए उन्होंने हरिजन नाम जो शब्द दिया, अस्पृश्य जो ऐसे लोग थे जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको उन्होंने हरिजन नाम दिया। और अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की। तो ये उनके लिए उन्होंने 1933 में कई दिनों तक उपवास भी किए, उनके लिए कई हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं भी की और उनके लिए जो समान अधिकार की बात की। ये उनका अस्पृश्यता निवारण का जो मुख्य उद्देश्य था कि समाज की धारा से उनको जोड़ना चाहिए। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम का एक मुख्य बिंदु रहा था। एक उन्होंने कहा मद्य निषेध। मद्य निषेध पे भी उनका बहुत बड़ा उनका था कि ये नैतिक पतन करता है, व्यक्ति का नैतिक पतन करता है, समाज में भी उसकी हेय दृष्टि से लोग उसे देखते हैं। और मद्य निषेध की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि उसे आर्थिक, शारीरिक और रूप से जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ ही साथ वह परिवारों का विखंडन हो रहा है, आपसी असमानता हो रही है, समाज में भी जो युवा शक्ति है वो पथभ्रष्ट हो रही है और वो समाज कमज़ोर हो रहा है, उसे नशे के कारण उस देश को, राष्ट्र को भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मद्य निषेध होना चाहिए। एक अच्छे आदर्श राज्य में यदि रचनात्मक कार्यक्रम आपको करना है तो मद्य निषेध पे आपको रोक लगानी चाहिए, उसके सेवन पे और उसके विक्रय पे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है। अगला उन्होंने कहा खादी। खादी के लिए उन्होंने कहा कि ये सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आधार पे जो खादी का निर्माण होता है, जैसे आर्थिक रूप से भी आपको आय होती है, दूसरा सामाजिक रूप से आप समाज के लोगों को उत्थान की बात करते हैं, और तीसरा नैतिक रूप से भी आपको आत्मसंतोष मिलता है कि भाई हमने अपने देश का वस्त्र पहना, अपने लोगों से जो बनाया गया वस्त्र पहना और वो उसका जो आय है वो भी अपने लोगों को ही मिल रही है। इसलिए उनका तात्पर्य था कि जो आर्थिक स्वतंत्रता थी उसमें उन्होंने जो समानता की बात की, उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों के विकास की बात की। और ये उन्होंने कहा कि यदि हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो वो बेचारे सारे के सारे पंगु बन जाएंगे, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें खादी को अपनाना चाहिए ताकि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का और हमारे राज्य का या हमारे समाज का विकास हो सके और वो आगे बढ़ सके। इसलिए उन्होंने आर्थिक समानता के लिए उन्होंने खादी का प्रयोग करने की बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। और उसके बाद ग्रामोद्योग की बात की उन्होंने। ग्रामोद्योग के लिए उन्होंने कहा कि गाँवों का विकास ही देश का विकास है, क्योंकि गाँव की जो जनता है वो यदि विकास करेगी तो देश अपने आप विकास करेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत की जो जनता है वो 75% जनता है वो गाँव में निवास करती है, तो यदि गाँव के विकास में यदि हम ग्रामोद्योग को डाल देंगे तो गाँव का जो भी लोग हैं वो गांव छोड़ के शहर में नहीं जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ जो भी कार्य होंगे, चाहे वह कागज़ बनाना है या कपड़े बनाना है, चमड़े का काम है, कृषि है, उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, तेल निकालना है, पीसना है, ये जो भी गांव के जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल गांव में मिलता है, उससे जो भी वो उत्पादन करें, जो भी अपना कार्य करें, वो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए आर्थिक विकास की ओर हमें ले जाएगा। इसलिए ग्रामोद्योग होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा रचनात्मक कार्यक्रम में ये ग्रामोद्योग भी होना चाहिए। और अगला है गाँव की सफाई। उन्होंने कहा गाँवों की सफाई के लिए उन्होंने कहा कि जब गांव स्वस्थ और साफ़ होंगे तो हर व्यक्ति गांव में निवास करना चाहता है और वहाँ के लोग भी तुष्ट तंदुरुस्त होंगे और वहाँ वो राष्ट्र में निर्माण में जो स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये उनकी एक सोच थी। इसलिए उन्होंने कहा कि गाँव में भी जो सफाई व्यवस्था का प्रचुर ध्यान देना। गाँव के जब लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जब साफ़ सुथरे अच्छे गांव होंगे तो लोग, दूसरे लोग भी वहाँ आकर रहना पसंद करेंगे। और गाँव की सफाई जिसके कारण स्वास्थ्य का जो वातावरण बनेगा, वहाँ के लोग स्वस्थ होंगे। ये उनका जो मूल, उनका जो उद्देश्य था कि स्वास्थ्य के कारण, सफाई के कारण स्वस्थता वहाँ बनी रहेगी। अगला है बुनियादी शिक्षा। उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को ग्राम स्तर पर जीवन यापन के लिए, वहाँ के बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए, उनको विकास करने के लिए उन्हें बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। बुनियादी शिक्षा जो शिक्षा पद्धति है उसके जीवन की आवश्यकताओं तथा भारतीय जो संस्कृति है उसके विकास के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया कि शिक्षा सबको अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने निःशुल्क शिक्षा करने का भी एक प्रावधान रखा। प्रौढ़ शिक्षा जो एक उसी का पार्ट था। प्रौढ़ शिक्षा में भी उन्होंने यही कहा कि जो भी व्यक्ति है जो बड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको केवल लिखने का ज्ञान, लिखने का, समझने का और ये ज्ञान होना चाहिए। और ये प्रौढ़ शिक्षा की जो बात है वो शिक्षित
प्रौढ़ लोग होंगे तो अपना शिक्षित होंगे और वो अपना रोज़गार या जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, वो शिक्षित होकर उस अपने कार्य को और ज़्यादा अच्छे रूप से विकसित कर पाएंगे। ये अधिकांश जो अशिक्षित जो लोगों के कारण हम पिछड़ रहे हैं, तो इसी चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को चलाया। और प्रौढ़ शिक्षा से जो अधिकतर जो मौखिक शब्दों के द्वारा ही प्रौढ़ों को इसका ज्ञान दिया गया और उन्हें शिक्षित किया गया। तो ये मूल रूप से जो उनकी जो शिक्षा के प्रति जो धारणा थी, उन्होंने दूसरी एक बात और रखी, वो थी आदिवासियों की सेवा करना। आदिवासी चूँकि हमारी मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे, वो हमारे से पिछड़े हुए थे और हमारे से बहुत दूर अपने आप को समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा आदिवासी भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं, तो इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, उनकी सभ्यता और संस्कृति जो हमसे दूर है उसको हमसे जोड़ना चाहिए और उनको भी शिक्षित करना चाहिए, उन्हें भी रोज़गार की और रोज़गारमुखी करना चाहिए और उनकी भी सभी तरह से उनके चौमुखी विकास के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो उनकी सेवा करेंगे तो देश सुदृढ़ बनेगा। स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने जो बात रखी, स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने कहा कि हमारा समाज जो आज भी उन अंधविश्वासों में स्त्री को कमज़ोर मान रहा है, पुरुष को अधिक प्रबल मान रहा है और समाज के विकास में केवल पुरुष प्रधान समाज को ही आगे बढ़ा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा भेद हमारे मन में नहीं होना चाहिए, हम स्त्रियों को भी समान रूप से अपने समाज के विकास के लिए उनको तत्पर साथ जुड़ें और उनके जो जिस भी कार्य में वो सहयोग करें, समाज विकास में, परिवार विकास में, उनको शिक्षित बनाया जाए और जितने भी कार्य हैं उन सब में उनको जोड़ा जाए, ताकि वो समाज का एक हिस्सा बन सकें। और एक अहिंसक समाज में उन्होंने कहा कि एक योगदान जो महिलाओं का योगदान है वो उस समाज को विकास के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक राज्य और एक देश के विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों भी अपने आप में जो एक जो विकास है वो उनका करना चाहिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। गांधी ने समस्त को जो कुप्रथाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी उनका विरोध किया और उनका स्त्रियों का जो पतन का मुख्य कारण है वो यही कुप्रथाएं हैं, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं और इन कुप्रथाओं को दूर करते हुए उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो ये गांधी का जो देन थी कि महिलाओं को भी समाज में जो रचनात्मक कार्यक्रम है समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ना चाहिए। और अगली जो वो गांधी कहते हैं कि वो सफाई की और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात थी वो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि भाई गांधी स्वास्थ्य और जो शिक्षा के बारे में उन्होंने उन्होंने कहा कि जब कोई किसी राष्ट्र का जो कोई व्यक्ति यदि रुग्ण है, बीमार है, तो वो देश भी बीमार होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के हमें जो कोई भी तरह का कोई रोग है और किसी तरह की हमारे जो समाज में जो अशिक्षा है इसको दूर करने के लिए उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को जोड़ना होगा, हर व्यक्ति को स्वस्थ के रहने की शिक्षा देनी होगी और साथ ही साथ उनके जो मनुष्य जाति होने के कारण उन्हें स्वस्थ रहना उनका लिए पहला नियम उनको बताना होगा। गांधी ने जो कहा कि कोई भी समाज सेवक रचनात्मक कार्यक्रम में इस जो अंग को कभी भी लापरवाही पूर्वक इसका ना करे, इसमें कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषा, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश था, उसमें अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग बोलियां थी, अलग अलग भाषाएं थी और एक राष्ट्रीय भाषा का भी हमारे यहाँ विकास होना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रांतीय जो भी भाषाएं हैं, क्योंकि उन भाषाओं में ही वहाँ के लोग समझ सकते थे, अपनी बात समझा सकते थे और अपना विकास कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रांतीय भाषाएं यदि विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई या उनको समाप्त कर दिया गया तो हमारी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएँ जो जहाँ जिस तरह से बोली जा रही है उनको उसी तरह से उनका प्रोत्साहन करना है, उन्हें बोलियों को जीवित रखना है और उनके आधार पर ही उन्होंने कहा कि शिक्षा को भी वैसे ही ढालना है, उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो सके, वो जल्दी उस चीज़ को समझ सकें। और इसी अनुशंसा इन भाषाओं में उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यदि यदि इनको समाप्त कर देंगे तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसकी भरपाई भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रांतीय भाषाओं के लिए उन्होंने कहा कि इनका भी महत्व होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा भी गांधी ने कहा कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ एक भाषा का भी होना बहुत ज़रूरी है और वो जो प्रचार प्रसार के लिए जो हमारी जो आवश्यकताएं पूर्ति के लिए भारत के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है, ताकि वो सब लोग आपस में आदान प्रदान जो भी
करें। अपनी आर्थिक का है, जो भी राजनीतिक है, जो भी है, वो जो भी चीज़ें हैं वो हम आपस में अपनी भाषा के द्वारा ही किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो गांधी ने कहा निश्चित रूप से हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, और उसे जो सभी जगह सभी राज्यों में विद्यमान है और सभी लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और सभी इसमें अपनी बात, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बनाई जाए और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो जितने भी धर्म है, जितनी है, वो सब लोग हिंदी भाषा को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। इनके लिए उनका राष्ट्र की उन्नति के लिए एक भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न, उन्होंने कहा आर्थिक समानता की जब बात आती है तो गांधी ने कहा कि राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, एक राज्य और एक समाज के विकास के लिए आर्थिक समानता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आर्थिक समानता नहीं होगी तो हमारे में वर्ग विभेद होगा, वर्ग विभेद होगा तो हम एक दूसरे का शोषण करेंगे, जब शोषण करेंगे तो हमारे में अराजकता और हिंसा फैलेगी। इसलिए गांधी ने कहा कि हमें स्वराज्य की जो स्थान, जो स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें जो हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुख्य रास्ता उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता हमारे में होनी जरूरी है। आर्थिक समानता के लिए उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रमों में जो हमारे जो श्रम है, पूंजी है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, इनको हमें महत्व देना होगा। श्रम और पूंजी का जो स्थान है वो हमारे जो स्वराज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा श्रम और पूंजी दोनों को ही अपने स्थान पर रहना होगा। और उन्होंने कहा कि जिससे क्या होगा कि यदि दोनों समान रहेंगे तो हमारे समाज में संघर्ष भी नहीं होगा। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो आर्थिक समानता तभी होगी जब श्रम और पूंजी की समानता होगी। और गांधी के अनुसार जब बात की जाती है आर्थिक समानता की, तो उन्होंने कहा कि हमें शारीरिक श्रम जिसमें पूरा हम अपना सहयोग दें अपने शारीरिक श्रम के द्वारा। उनका जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता है वो पाप का भागी है। और उन्होंने कहा यदि व्यक्ति जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, स्वदेशी और लघु एवं कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें हैं जो आर्थिक समानता के लिए काम करती है। ट्रस्टीशिप के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ट्रस्टीशिप के लिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपना जो धन है, अपने उपयोग के बाद जो बचा हुआ धन है, उसे ट्रस्ट के रूप में अपने समाज को वितरित कर दे ताकि समाज का विकास हो सके, समाज के कल्याण में काम आ सके, सब व्यक्तियों के कल्याण में काम आ सके और सामाजिक उन्नति में वह भागीदारी बन सके। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। किसानों का संगठन, उन्होंने कहा संगठन के बिना कुछ नहीं है। आज यदि आप अपनी बात अपने राज्य में, अपने समाज में यदि आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक संगठन की आवश्यकता होगी। और वो संगठन, क्योंकि भारत में जो 75% जनसंख्या वो किसानों की है, तो किसानों का एक संगठन होना बहुत ज़रूरी है जो गाँव के स्तर पर काम करे, गाँव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए और अपनी जो भी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखे। तो ये स्वराज के लिए उन्होंने कहा कि किसानों का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। किसानों को संगठन की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा कि भी अपनी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संगठन के माध्यम से वो बात की जा सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने कहा। विद्यार्थियों के संगठन के लिए भी उन्होंने ये कहा कि मजदूरों का संगठन भी होना चाहिए। मजदूरों अपनी बात मनवाने के लिए अपनी सरकार जो सत्ता के सामने जो अपनी बात रखते हैं वो भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अपनी बात को रखने के लिए उनके पास कोई एक स्थान होना चाहिए और वो है उनकी मजदूरों का एक संगठन। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो अपने संगठन की बात करते हैं और उनका विद्यार्थियों का भी संगठन देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी पढ़ेंगे, जब शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उनका एक संगठन होगा तो वो अपनी मांगों के लिए भी बात कर सकते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें इस मांग को भी जायज़ रखना होगा, उनके संगठन की बात करनी होगी। और गांधी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा से यहाँ तात्पर्य था कि जैसे मैंने आपको कहा कि गाँव के लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, गाँव के स्वास्थ्य का जो कारण था वो प्राकृतिक चिकित्सा का होना था। प्रकृति के द्वारा जो हमें दिया गया है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और जो भी आकाश, मृदा, जो भी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक वन, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा जो मिली हुई है, जो पृथ्वी ने हमें दी है, हमारे जो पर्यावरण ने हमें दी है, वो गांधी कहते थे कि जिसका ईश्वर में विश्वास है वही प्राकृतिक चिकित्सा कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए ईश्वरीय विश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और गांधी अपने आप को इस जो अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में प्राकृतिक चिकित्सा को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो और वो जो ये पृथ्वी हमारी है, सभी
व्यक्तियों की, सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लालच के नहीं। ये उन्होंने इसी पर्यावरण के संदर्भ में कही है। उन्होंने कहा जो प्राकृतिक जो हमारा जो चिकित्सा है वो हमने प्रकृति ने दिया है, हमें स्वस्थ रहने के लिए जो भी सारी चीज़ें हमें दी गई है वो इस प्रकृति के द्वारा दी गई है। इसीलिए गांधी ने इन सब चीज़ों को अपने एक आदर्श राज्य के लिए, एक आदर्श राज्य की कल्पना में उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें होगी तभी एक आदर्श और एक अहिंसक राज्य का निर्माण हो सकता है। रचनात्मक कार्यक्रमों का भी यही उद्देश्य था। गांधी कहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम हैं जो अपने आप को इस समाज के विकास के लिए, समाज की जो उन्नति के लिए ये कार्य होने बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारे कार्य जब समाज में लागू होंगे तभी समाज विकास कर पाएगा। यदि हम केवल शिक्षा या केवल पैसे के बल पे यदि समाज का विकास करना चाहें तो उस समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए गांधी ने जो इस रचनात्मक कार्यक्रम की बात की, वो विकास की बात की, वो अहिंसक राज्य की बात की, उसमें स्त्री पुरुष का समान अधिकार, स्त्रियों को भी समान विकास में उन्नति दी गई। स्त्रियों के लिए जो भी पुरानी जो प्रौढ़ रीतियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, जो प्रथाएं थी, उन सब से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई उन महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और उन्होंने अपने समाज निर्माण में, अपने स्वतंत्रता संग्राम में, अपने जो भी उन्होंने कार्य किए उन कार्य में महिलाओं को हमेशा साथ लेकर वो चले और साथ लेकर उन्होंने उनके विकास की बात रखी। और इसीलिए उनका मानना था कि महिलाएं, प्रौढ़, बच्चे सभी का विकास हो। इसके लिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा और जो प्राथमिक स्तर पर जो निःशुल्क शिक्षा की जो बात की, वो उसका यही कारण था कि बच्चे भी शिक्षित बने, प्रौढ़ भी शिक्षित बने, तभी समाज का विकास हो सकता है। और जो शिक्षा महिलाओं को भी समान रूप से प्रदान की जाए। तो ये जो बुनियादी शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है और निःशुल्क शिक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा। अब गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम सबसे बड़ी जो बात थी वो थी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर बने आप अपने आप। जब एक समाज जब आत्मनिर्भर बनेगा, रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति जो शारीरिक श्रम कर रहा है, जो अपना काम स्वयं करो, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो शारीरिक श्रम की जो बात की, शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है। शारीरिक श्रम इसलिए ज़रूरी भी माना गया है क्योंकि जो मुख्य बात थी वो गांधी जो कहते थे कि अपने शरीर को आप जितना कार्य करवाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आप समाज के विकास की बात कर पाएंगे और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। तो ये इसलिए गांधी इस चीज़ को मानते थे कि आप शारीरिक श्रम करेंगे तभी आपको सच्ची सर्वोदय की बात कर पाएंगे, स्वराज की बात कर पाएंगे और सबके विकास की बात कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सर्वोदय में गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो शारीरिक श्रम है वो ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो काम चाहे नाई का हो, चाहे वह काम वकील का हो, तो उनकी उसकी मजदूरी उन्हें समान मिलनी चाहिए। और ये भी उनकी बहुत अच्छी धारणा थी कि उन्होंने कहा कि भाई श्रम कोई भी करता है तो श्रम का उसे उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। तो ये चाहे वो आप कुटीर उद्योग कर रहे हैं, लघु उद्योग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग करने का मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं था, लेकिन उद्योगों के लिए उन्होंने कहा कि जो मशीनें हैं मशीनें के द्वारा जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो भी रोजगार छीने जा रहे हैं, जो लोगों को जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था वो केंद्रित होती जा रही है, ये मुझे पसंद नहीं था। वो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे और उन्होंने कहा कि वो हमें रचनात्मक जो हमारे कार्यक्रम के हिस्से हैं, खादी है, ग्रामोद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, और जो ये सारे जो काम हैं वो उस विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सभी के विकास की बात की जाएगी, सभी के कल्याण की बात की जाएगी। ये उनका मुख्य उद्देश्य था रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा। अब उन्होंने कहा कि यदि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि समाज को पीछे धकेलने का काम करती है, उन्होंने कहा वो है नशा। नशा रचनात्मक कार्यक्रम में एक मुख्य बिंदु है, रचनात्मक कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है। यदि आप मद्यपान करते हैं, यदि आप शराब का सेवन करते हैं, यदि आप अफीम का सेवन करते हैं, यदि आप अन्य दूसरे कोई भी नशे करते हैं, तो उससे नशे से आप समाज में जो अराजकता पैदा करते हैं, उस समाज से आप अपने परिवार का नुकसान पहुंचाते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाते हैं, आप अपने आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान है वो है समाज में अराजकता का फैलना। और ये जिससे परिवार टूटते हैं, परिवार टूटने से समाज विखंडित होता है। और उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा यदि उन्होंने जोर दिया है तो वो उन्होंने कहा है मद्य निषेध पर रोक लगनी चाहिए।
न तो मद का उत्पादन होगा, न उसकी विक्रय होगी और न वो उसी का कोई वितरण होगा। तो ये उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से मद निषेध की बात की है और उन्होंने कहा कि एक आदर्श समाज में ये एक बहुत बड़ी विकृति है। तो इस विकृति को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमें मद निषेध को पूर्ण रूप से हटाना होगा। अस्पृश्यता निवारण की यदि हम बात करते हैं समाज में, उन्होंने कहा कि जो आज एकता को विखंडित कर रहा है वो हमारा ये ऊंच नीच, जो वर्ग विभेद है, छुआछूत है, सांप्रदायिकता है, ये सारे कारण आज हमें क्या कर रहे हैं, एक समाज को तोड़ने का, एक राज्य को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें इन सब से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए इन सब को दरकिनार करना है। हमें किसी तरह की कोई भी हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता की बात नहीं करनी है। हम केवल मनुष्य होने के नाते मनुष्य मात्र की बात करेंगे और यही हमारे लिए जो उन पे लागू होगा कि जब हम बात करेंगे अपने विकास के लिए, जब बात करेंगे अपने जो किसी भी वर्ग के विकास के लिए, तो गांधी कहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम अपने आप में एक जो मूल मंत्र है एक समाज विकास के लिए, अहिंसक समाज के लिए, और ये उनकी एक धारणा थी। धन्यवाद।